वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 12 सेल स्ट्रक्चर क्लास 8 का साइंस का। तो आइए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। सेल ऑर्गेनल नॉन एज सुसाइड बैग, यानी किस सेल ऑर्गेनल को सुसाइड बैग कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी लाइसोसोम एंड ऑप्शन डी पैरोक्सिसोम। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बेटा लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं और ये आज ही के लिए आगे फ्यूचर में भी चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके का, जनरल नॉलेज का, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which part of cell is responsible for variety of colors in fruits and flowers? यानी कौन सा सेल है जो रेस्पॉन्सिबल है, किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? फ्रूट्स एंड फ्लावर, यानी कि आपके जो फूल होते हैं और फल होते हैं उनके कलर को डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन ए क्रोमेटिन फाइबर, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट एंड ऑप्शन डी इज क्लोरोप्लास्ट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका क्रोमोप्लास्ट। ध्यान देना है, ये क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, तो कलर्स वगैरह डिसाइड करता है जो फ्रूट्स के और फ्लावर्स के, वो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए जीन के बारे में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इज ए पार्ट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? डीएनए का एक पार्ट होता है। ओके, ये सही स्टेटमेंट है। फिर भी आगे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ट्रांसफर द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर या वन जनरेशन टू अदर। ये बात भी जीन के बारे में बिल्कुल सही है कि ये ट्रांसफर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज मेड अप ऑफ बेसिस। ये बेसिस का मिलकर बना होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट मीन्स ऑल ऑफ आर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट प्लांट सेल डिफर। जो प्लांट सेल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफर करते हैं किससे? फ्रॉम एनिमल सेल एज इट हैड। किस किस चीजों में डिफर करते हैं? नंबर ए प्लास्टिड, नंबर बी सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। लार्ज वैक्यूल्स, ये भी सही बात है। ऑल ऑफ दीज, यानी कि प्लांट सेल डिफरेंट होते हैं एनिमल सेल से। किस तरह से? तो उनके पास प्लास्टिड होता है, उनके पास सेल बॉल होता है, उनके पास लार्ज वैक्यूल्स होता है। तो ये तीनों चीजें होती हैं। दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 5 द सॉल्यूशन यूज्ड टू प्रिपेयर परमानेंट स्लाइड इज। वो कौन सा सॉल्यूशन है जो यूज होता है क्या करने के लिए? प्रिपेयर, बनाने के लिए परमानेंट स्लाइड। परमानेंट स्लाइड को बनाने के लिए कौन सा सॉल्यूशन इनमें से यूज किया जाता है? ऑप्शन ए ग्लिसरीन, ऑप्शन बी सेफ्रेनिन, ऑप्शन सी यूपेरोल और ऑप्शन डी मैथिलीन ब्लू। तो राइट ऑप्शन है इसका यूपेरोल। ये दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे टाइप पे चलते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे पहले बायो साइंस का पूरा सॉल्यूशन कराएंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यहाँ पे लेने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर जीन्स लोकेटेड। जीन्स कहाँ पे स्थित होते हैं, किस जगह रहते हैं, किस जगह लोकेट हैं? ठीक है, राइट ऑप्शन है इसका, राइट आंसर है क्रोमेटिन फाइबर्स कैरी जीन्स। यानी कि जीन्स जो होते हैं क्रोमेटिन फाइबर में होते हैं। क्रोमेटिन फाइबर रखता है जीन्स को अपने पास, ठीक है, कंटेन करता है उनको। ये बात भी सही है। ए जीन इज ए शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए। और जीन क्या है? डीएनए का, जीन क्या होता है? डीएनए का छोटा पार्ट होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जीन डीएनए में भी रह सकता है। ठीक है, इस तरह से ये दो स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो किसी को एक को भी आप वहां पर प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंदी है थ्योरी का, देखते हैं। हु प्रपोज द सेल थ्योरी। किसने सेल थ्योरी दी थी? पहले तो आपको उसका नाम बताना है। नेक्स्ट हाउ वाज द सेल थ्योरी डिस्कवर्ड। सेल थ्योरी को कैसे खोजा गया था, कैसे मतलब एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था। ये आज टाइप की आपके क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय थियोडर स्केवान। ये आपको ध्यान रखना है, नाम थियोडर स्केवान, ये इनका नाम है। नेक्स्ट दूसरे पार्ट का आंसर, हाउ वाज द सेल थ्योरी डिस्कवर्ड। किस तरह से खोजी गई थी, यानी उसके पीछे की स्टोरी क्या है? ठीक है, तो देखिए द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, यानी कि जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो चुकी थी, हो गई थी, उसके बाद लेड टू डिस्कवरी। इन्होंने लेड किया डिस्कवरी को, यानी हेल्प की डिस्कवरी में, किसकी? द सेल बाय हुक। सेल की डिस्कवरी में मदद की, और जो कि हुक ने खोजी थी। ओके, उसके बाद क्या हुआ?
हुक डिस्कवर्ड बॉक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, हुक ने बॉक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को खोजा, वो कैसे खोजा? माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक। विच ही कॉल्ड सेल्स, जिसको उन्होंने क्या कहा? सेल्स का, यानी कि पहले ये जो हुक थे इन्होंने सेल को खोजा कि भाई सेल कैसा होता है, किस स्ट्रक्चर का होता है, तो उन्होंने कहा बॉक्स शेप का होता है, तो सेल को खोजने में इनको मदद मिली। उसके बाद क्या हुआ? एज दे रिमाइंडेड हिम ऑफ द सेल्स और रूम्स in monasteries, this discovery led to the development of the classical cell theory, यानी कि वो कह रहा है as they reminded him of the cell, यानी उसने सेल की याद दिलाई उसको, मतलब कि रिमाइंड कर रहा था, रिकॉल हो जाती थी चीजें, और रूम्स और मोनेस्ट्रीज इस तरह का स्पेस की इनको वहां पे रिकॉलिंग हो जाती थी। दिस डिस्कवरी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्लासिकल थ्योरी, इस तरह से, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट हुआ सेल थ्योरी का। कैसे डेवलपमेंट हुआ? तो आप कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप होता, ना सेल डिस्कवर हो पाते और ना ही आगे उसके स्ट्रक्चर का हम पता लगा पाते। कुल मिला के माइक्रोस्कोप का इसमें बहुत बड़ा रोल है। चलिए आगे देखते हैं। डू द सेल्स ऑफ बैक्टीरिया हैव ए न्यूक्लियस, क्या बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है? आंसर इज नो, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है। सेल्स ऑफ बैक्टीरिया डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ये आपका बैक्टीरिया का एक डायग्राम बना है, बहुत ही सिंपल डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं कि भाई बैक्टीरिया का डायग्राम ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्राइजिंग द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, क्या होते हैं मेन कंपोनेंट्स किसके, जिनसे न्यूक्लियस मिलके बना होता है? तो देखिए हम न्यूक्लियस की पूरी स्ट्रक्चर, पूरा डायग्राम ही देख लेते हैं। ये पूरा हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियर पोर से मिलकर बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस से मिलकर बना होता है, क्रोमेटिन कंडेंस से मिलकर बना होता है, ग्रेनुअल से मिलकर बना होता है, कैरियोप्लाज्म से मिलकर बना होता है, क्रोमेटिन डिफ्यूज से मिलकर बना होता है, फाइब्रिल से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। तो ये सारे क्या हैं? उसके पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने डायग्राम की मदद से आपको आंसर दे दिया। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस आर, इन सबको 1 2 3 या ABCD में करके आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, या सेल का किचन, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज, वाई क्यों कहा जाता है? दे आर रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? फॉर मेकिंग एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी बनाने के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। और क्या करते हैं? एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स, एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, दैट इज एडिनोसाइन। और वो मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है? तो उनका नाम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ATP भी कह सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि ATP की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का कोई एक आप इंपॉर्टेंट फंक्शन बताइए, ठीक है। बताते हैं भाई ये क्या काम करती है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसकी रक्षा सुनिश्चित करती है। एंड अलाउज सेलेक्टेड सब्सटेंसेज, और कुछ ही सब्सटेंसेज को सेलेक्टेड, यानी कुछ ही सब्सटेंसेस को टू पास थ्रू, अपने से पास होने देती है मेम्ब्रेन, यानी कि जो डिजायरेबल है उनको पास होने देगी और जो अनवांटेड है उनको प्रोटेक्ट कर देगी, वहीं पे रोक देगी। ये काम है सेल मेम्ब्रेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ सेल इवॉल्व फर्स्ट, किस टाइप के सेल पहले बने थे, पहले आए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? तो इनमें से बताना है। तो सेल तो बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, लेकिन वो कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में से बताओ कौन से सेल पहले आए। ओके, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच, और दोनों के 2 एग्जांपल भी आप दीजिए। चलिए देते हैं। प्रोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल इवॉल्व फर्स्ट। अब देखिए मैं सीधे से एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। पहले क्या होता है, एक सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, फिर क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होती चली जाती है। जैसे आप देखिए एक बीज हम लगाते हैं ना, सीड्स लगाते हैं, एक पौधा निकलना शुरू होता है, फिर उसकी ब्रांचेज, फिर फ्रूट्स, है ना, और फ्लावर्स, मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती चली जाती है। तो पहले जो भी स्ट्रक्चर आई होगी वो सिंपल रही होगी, है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल इवॉल्व फर्स्ट, ये वाले पहले आए थे। क्यों? बिकॉज दीज आर सिंपल फॉर्म ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल की एक सिंपल टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसलिए। चलिए ये बात समझ में आई हमें।
एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल देख लीजिए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, ये एग्जाम्पल हो गए, 2 देने को कहा था उसने, हमने 2 दे दिए। ओके, एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, तो जितने भी एनिमल सेल होते हैं और प्लांट सेल होते हैं वो सबके सब किस में काउंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में काउंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर सेल ऑर्गेनल, ये सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपको बताना है। Which organelle of the cell structure is responsible for intracellular digestion? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मतलब अपने ही सेल्स को खा जाना, डाइजेशन मतलब पचा लेना अपने ही सेल को, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में भी, आपके ये टर्म आप पहले सुन चुके हैं, चलिए फिर भी देखते हैं कितने लोगों को रिकॉल हुआ। द सेल कंटेन्स डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेल की बहुत सारी फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर, उनको करने के लिए अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर की भी रिक्वायरमेंट होती है सेल की, है ना, यानी जिस सेल को, ठीक है अर्थात आप ऐसा भी कह सकते हैं जिस सेल को जैसा फंक्शन करना पड़ता है उसकी वैसी स्ट्रक्चर भी होती है, उसी टाइप की स्ट्रक्चर भी, उसको सपोर्ट करने वाली स्ट्रक्चर भी होती है। विच आर कलेक्टिवली, जो सम्मिलित रूप से सभी लोग, है ना, ऐसा नहीं कि किसी एक की जिम्मेदारी हो, कलेक्टिवली कॉल्ड ऑर्गेनल्स, तो उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोला जाता है। एंड दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस सेलुलर फंक्शन, और बहुत सारे सेलुलर यानी सेल के फंक्शन को करने में सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ओके, लाइसोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इससे पहले लाइसोसोम के बारे में हमने कहा था कि ये अपने ही कुछ सेल्स को खा जाता है, हजम कर जाता है, ठीक है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता था, ठीक है, तो ये टाइप की चीजें हम देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर प्लास्टिड्स, आपको बताना है प्लास्टिड्स क्या होते हैं, क्लासीफाई देम, उनका क्लासिफिकेशन कीजिए, मतलब कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, राइट फंक्शंस ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लास्टिक, और सभी टाइप के प्लास्टिक का आपको फंक्शन भी लिखना है। चलिए तो पहले हम क्लासीफाई कर देते हैं। प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि जो प्लास्टिड होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन, दोहरी परत वाले, दोहरी मेम्ब्रेन वाले, बाउंड, उनसे बंधे हुए ऑर्गेनल्स होते हैं। एंड आर फाउंड, और कहाँ फाउंड किए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इन प्लांट सेल, कहाँ पाए जाएंगे, प्लांट सेल में। दे कंटेन पिगमेंट्स, वो पिगमेंट्स रखते हैं। बेस्ड ऑन पिगमेंट, यानी किस टाइप के पिगमेंट्स रखते हैं उसके आधार पे कलर्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है, यानी किस टाइप का पिगमेंट कलर है उसके आधार पर वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, भाई क्लोरोप्लास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी उसका फंक्शन क्या है, वो फोटोसिंथेसिस कराता है, और सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे भोजन जो बनाते हैं वो किससे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। ओके, सेकेंड वन क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड क्या है, क्रोमोप्लास्ट, पहले था क्लोरोप्लास्ट, अब है क्रोमोप्लास्ट। चलिए इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ये जो कलर्स डिसाइड करता है किसका, फ्लावर्स का और फ्रूट्स का। ल्यूकोप्लास्ट है तीसरे टाइप का, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, वो फूड को स्टोर करते हैं, और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो फैट्स की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में और प्रोटीन की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम बढ़ चले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ड्रॉ ए बेल लेवल डायग्राम ऑफ ए सेल, यानी कि सेल का बेल लेवल डायग्राम बनाइए। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है बेटा कि उसने तो कहा सेल का बनाओ, हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हम एनिमल सेल का बनाएं कि प्लांट सेल का बनाएं। तो जब उसने कहा ये सेल, किसी भी सेल का बना दो, तो कोई सा भी बना दो आंसर चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर वो नाम लिख देते हैं यहाँ पे प्लांट सेल का बनाओ या एनिमल सेल का बनाओ, तो आपको फिर वही बनाना होता है। तो हम यहाँ पे दोनों का बना के दिखा दे रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में अगर ऐसा पूछता है ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ ए सेल, तो आप किसी भी एक सेल का बना सकते हैं। चलिए तो ये हमने प्लांट सेल का डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है, यहाँ पे सेल वॉल होती है, ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में। अगर किसी भी सेल का डायग्राम आता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या बनाने की प्रैक्टिस भी आप लोग कर लीजिएगा, बेटर तो वही रहेगा। सेकंड, अब एनिमल सेल देख लीजिएगा, ये एनिमल सेल का डायग्राम है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से 1-2 बार बनाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे, यानी वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंस बिटवीन, आपको डिफरेंस लिखना है, किस किस में डिफरेंस लिखना है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राई एंड वेट माउंट्स। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक एक पार्ट करके लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखिए,
प्लांट सेल आर मोस्टली रेक्टेंगुलर, प्लांट सेल मोस्टली रेक्टेंगुलर होते हैं, या आपसे कह सकते हैं इन शेप, यानी एक पर्टिकुलर शेप में होते हैं, एक रेगुलर शेप में होते हैं। वहीं जो एनिमल सेल्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, ठीक है, उनकी यानी आप कह सकते हैं एक तरह से कि शेप वगैरह कोई बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होती है, रेगुलर शेप नहीं होती है। चलिए ये पहला डिफरेंस हुआ। सेकेंड वन, द सेल इज कवर्ड बाय सेल वॉल, जो प्लांट सेल होते हैं वो कवर होते हैं, ढके होते हैं किससे, सेल वॉल से, किससे, शेल वॉल से, ठीक है। जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती ही नहीं है, तो कवर होने की तो बात ही नहीं उठती है। एंड सेल इज कवर्ड विद, तो भाई सेल किससे कवर होता है, किस चीज से ढका होता है, तो सेल मेम्ब्रेन से कवर अप होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। चलिए, और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अब्सेंट होता है, यानी प्रेजेंट ही नहीं होता किसमें, एनिमल से। हम थोड़ी ना, एनिमल का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनिमल का मतलब है ह्यूमंस और एनिमल्स, है ना, दोनों की बात कर रहा है, तो ह्यूमंस को भी इंक्लूड किए। जब अभी एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल सेल की, तो आप ह्यूमंस को भी इंक्लूड करना है वहाँ पे, है ना। कभी ऐसा नहीं कि ह्यूमंस को एनिमल्स है ना, हम तो डोंकी को, टाइगर को इसमें इन्वॉल्व करेंगे ना, तो ह्यूमन की बात भी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज ए लार्ज सिंगल वैक्यूल, प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है, यानी बीच में उसमें जो गैप रह जाता है उसकी बात कर रहा है, और वो लार्ज होता है, अकेला होता है, लार्ज होता है। और इसमें बात करें तो इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे हैव नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स, यानी वैक्यूल्स होते हैं लेकिन छोटे छोटे स्मॉल होते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं ना, इस तरह से। लाइसोसोम्स आर मोस्टली एब्सेंट, यानी प्लांट सेल में आप कहिए मोस्टली का मतलब बहुत ही कम, नेग्लिजिबल चांस है कि उसमें लाइसोसोम क्या होगा, तो यानी वो एब्सेंट ही होता है, यही मान के आप चले मोस्टली, यानी कि आप मान लीजिए कि लगभग मिलियंस में से कभी एक आधा बार कोई एक्सेप्शन केस हुआ तो हुआ, नहीं तो एब्सेंट ही रहेगा। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है, यानी एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। लास्ट पॉइंट है इसका, प्लांट सेल्स आर है प्लास्टिड, प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, यानी कि कितने मार्क्स का आपके एग्जाम में आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दिए हैं आपको लगभग 6 पॉइंट दिए हैं, तो आप वहाँ पे 6 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस हम देखने वाले हैं। तो देखिए भाई क्या है, यूकैरियोटिक जो होते हैं दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू मतलब सच्चा, यानी कि आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, शेप में, पर्टिकुलर में यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूकैरियोटिक की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें और राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, यानी इसमें प्रेजेंट है। और जबकि प्रोकैरियोटिक में दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें नहीं होता। चलिए थर्ड डिफरेंस देखते हैं, दे आर लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं, किससे, तो किससे, दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक सेल, इसका मतलब हुआ यूकैरियोटिक सेल बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक से, और प्रोकैरियोटिक आप क्या होते हैं, छोटे होते हैं यूकैरियोटिक से, ठीक है। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट, ऐसी ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल रखती हैं या जिनके पास यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनको क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। जबकि इसी प्रकार से जो सेल जो होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं तो उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल, और इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब हमें डिफरेंस बताना है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। तो यूनि का मतलब आप समझ लीजिए, जहां भी वर्ड जुड़ जाए यूनि, उसका मतलब होता है वन, ठीक है। तो ये देखिए, दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी यूनिसेल्युलर मतलब ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक ही सेल होता है, तो कह रहा है दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ये केवल एक ही सेल की बनी होती है, और ये क्या है, मोर देन वन सेल की बनी होती है। बिल्कुल बहुत सिंपल डिफरेंस है। मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। ओके, सेकेंड पॉइंट, ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेस। अब देखो भाई, जब इसके पास सिंगल सेल है और वो ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसके सारे काम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ही सेल होगा जो सारे के सारे प्रोसेस कर रहा होगा, सभी लाइफ प्रोसेस वो अकेला सेल ही परफॉर्म करता है। ओके, मल्टी सेल में क्या है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में
मल्टीपल सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, तो जो अलग अलग फंक्शन होते हैं अलग अलग सेल परफॉर्म करता है उनको, है ना, क्योंकि भाई उसके पास सेल बहुत सारे हैं तो बाट काम को डिवाइड कर देगा, ठीक है भाई, कुछ तुम करो कुछ तुम करो, ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट, ए लाइफ स्पान ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली शॉर्ट। लाइफ स्पान मतलब जैसे कि हम बात करें ह्यूमन है, माना जाता है कि 100 साल जीता है, इसी तरह डॉग है जो 10 से 12 साल जीता है, इस तरह से, तो यानी उसका जो लाइफ स्पान होता है तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, शॉर्ट होता है, कम टाइम जीता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा टाइम तक जीती है, उसका लाइफ स्पान ज़्यादा होता है। यूनिसेल्युलर की बात करें, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी वो छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं आप उसको, यानी बहुत ही माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म मोस्ट आर मैक्रो मीन्स बड़ा, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, मतलब उनकी प्रकृति हैबिटी होती है उनके सी। नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लीजिए, यूनिसेल्युलर के बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ईस्ट हो गए, जबकि मल्टी सेल्युलर की बात करें, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स, इन सब में क्या होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म पाई जाती हैं। अब देखिए क्या हुआ, कभी जैसे चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, भाई किसी के हाथ पे चोट लगी तो उसका हाथ खराब हो गया, वो एक हाथ से काम नहीं कर पाता, पैर में चोट लगी एक पैर से काम नहीं कर पाता। इसी तरह से अगर यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल है, अगर उसको चोट लग गई, डैमेज हो गया तो लीड टू डेथ, यानी उस सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मतलब उस ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो सकती है। इंजरी टू ए सेल, एक पर्टिकुलर सेल पे इंजरी हो जाए, डू नॉट कॉज डेथ, तो उस सेल की डेथ नहीं मानी, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं मानी जाएगी, उसके पास बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई माउंटिंग वर्सेस वेट माउंटिंग, ये दो चीजें देखनी है भाई, ड्राई माउंटिंग और वेट माउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो ड्राई का मतलब समझ सकते हैं सूखा, है ना, नो वाटर, है ना, पहला ही वर्ड समझ में आ रहा है, नो वाटर, ठीक है, तो कोई भी वाटर और ग्लिसरीन रिक्वायर्ड नहीं होता ये माउंटिंग्स बनाने के लिए, जबकि वेट माउंटिंग्स में वेट गीला कैसे होगा, वाटर से तो होगा ना, वाटर और ग्लिसरीन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, दीज आर यूज फॉर विंग ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट अलाइव, यानी ऐसी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए इस्तेमाल होता है जो जीवित नहीं होती है, या कह सकते हैं जो डेड होती हैं, जबकि वेट माउंटिंग्स जो होती हैं यूज फॉर विंग अलाइव ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा होती हैं, ऐसी ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए वेट माउंटिंग्स का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा खत्म होता है यहीं पे, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट, कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है। तो देखिए ये इमेज दिखाई गई, आपको डायग्राम दिखाया गया किसका, क्लोरोप्लास्ट का, यानी क्लोरोप्लास्ट को एक्सटेंड करके जूम करके आप कह सकते हैं इसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, बहुत सारे इसके पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो देखो फिलहाल हमारे क्वेश्चन में डायग्राम तो नहीं था, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए हम कह सकते हैं दिखाया गया आपको। चलिए, क्लोरोप्लास्ट इज ए काइंड ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड होता है। इट इज स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क जैसे आपकी CD DVD होती है ना, वैसे आप देखा होगा, तो उस टाइप की शेप इसकी होती है, स्ट्रक्चर उस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। फाउंड इन द सेल, कहाँ पाया जाता है, सेल में पाया जाता है। ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ये भी ध्यान रखना है, किस टाइप के, ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब आप बेटा ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं बात करूं ग्रीन प्लांट्स, तो ऐसा नहीं है कि उनका प्लांट्स का कलर ग्रीन होना चाहिए, ठीक है भाई, कोई प्लांट मतलब प्लांट समझ लो और उसका कलर रेड है या समथिंग है, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन का मतलब ये नहीं कि ग्रीन हरे कलर का हो, है ना, यहाँ पे ग्रीन का मतलब अलाइव है, जिंदा है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। पेड़ सूख जाते हैं तो डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो यानी भाई देखो, अगर किसी से पेड़ पौधे के पत्ते झाड़ दोगे तो आप अक्सर क्या होता है सर्दियों में क्या कर देते हैं, पेड़ के तने काट देते हैं, पत्ते वत्ते नहीं छोड़ते उस पर, तो भाई जब किसी के पत्ते नहीं रहेंगे तो वो ग्रीन दिखेगा नहीं, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी उसके लिए और भी मैकेनिज्म होती हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, ये ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। इट कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स, तो ये ग्रीन पिगमेंट्स रखता है, कॉल्ड क्लोरोफिल, जिनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये तो बार बार हमारा आया जा रहा है, ग्रीन पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। चलिए नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज क्लोरोफिल की बात करें तो इसका काम है फोटोसिंथेसिस कराना या फोटोसिंथेसिस में मदद कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, व्हाट आर प्लांट सेल, प्लांट सेल क्या होते हैं, इससे पहले प्लांट सेल का डायग्राम हम एक बार बना चुके हैं, फिर से देखते हैं। व्हाट आर प्लांट सेल, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का क्या काम होता है, ये होते क्या है, लिस्ट देयर फंक्शन, उनके काम बताओ भाई, ठीक है, चलो बताते हैं। The large empty space in the middle of the cell is called vacuoles, यानी कि आपसे कह रहा है
कि जो सेल है, अब इसमें सेल में देखो ये है ना बीच में खाली 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 जगह पड़ी है, तो कह रहा है सेंट्रल वैक्यूल, ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं इसको कह रहे हैं सेंट्रल वैक्यूल। तो कह रहा है द लार्ज एम्प्टी, लार्ज मीन्स बड़ा, एम्प्टी मीन्स खाली स्पेस, यानी कि बड़ा खाली स्पेस इन द मिडिल ऑफ द सेल, मिडिल ऑफ द सेल यानी सेल के बीचों बीच, द सेल इज कॉल्ड वैक्यूल। तो ये जो होता है उसको कहते हैं हम क्या, वैक्यूल्स कहते हैं। इट स्टोर मटेरियल, अब इसका काम क्या है भाई, ये मटेरियल को स्टोर करता है। किस तरह के मटेरियल को स्टोर करता है, लाइक शुगर को, आयन को, पिगमेंट्स को स्टोर करके रखता है, ये काम है वैक्यूल्स का। चलिए नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने के लिए कौन सा प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल है या कौन सा उसके लिए जिम्मेदार है, एक्सप्लेन इट, इसको थोड़ा सा बताएं, एक्सप्लेन भी करना है। चलिए कह रहा है कि सेल डिवीजन इज द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल डिवीजन यानी एक सेल का मल्टीपल सेल्स में डिवाइड हो जाना, डिवीजन हो जाना, इसको कहते हैं सेल डिवीजन, और ये रेस्पॉन्सिबल है सेल की ग्रोथ के। अब आप कहोगे सर सेल जब डिवाइड हो जाएगा वो तो छोटा हो जाएगा, तो उसमें ग्रो कहाँ है, ग्रोथ कहाँ है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ का मीनिंग समझिए बेटा, एक सेल से मल्टीपल सेल्स बना लेना, एक से ज्यादा सेल बना लेना, चाहे वो 1 से 2 बने, 2 से 3 बने, इस तरह से, ठीक है। तो उसको कहते हैं एक सेल से बहुत सारे सेल बन गए, मतलब वो ग्रो कर गए। तो इसमें क्वांटिटी में ग्रो करना, ठीक है, यहाँ पे बात इस टाइप की हो रही है, ठीक है। और कह रहा है द प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल इज डिवाइड, ऐसा प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल मतलब माता पिता वाला यानी ओरिजिनल स्टार्टिंग वाला सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, इज नोन एज सेल डिवीजन। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। न्यूक्लियर मटेरियल स्प्लिट्स, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस वाला जो मटेरियल है वो स्प्लिट, टूट जाता है, बढ़ जाता है इनटू 2 एंड देन साइटोप्लाज्म डिवाइड, और साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर, यानी जब एक पेरेंट सेल 2 में डिवाइड हो जाता है विच इज ग्रो टू फुल साइज, और जब डिवाइड हो जाता है फिर उसके बाद वो ग्रो भी करता है, बड़ा होने लगता है ना फुल साइज में अपने, एंड डिवाइड अगेन, और फिर से, तो देखो भाई ये एक सेल था, ठीक है, ये एक सेल था, ठीक है, उसका डीएनए रेप्लिकेशन हुआ एक से, फिर देखो इस तरह की स्ट्रक्चर बननी शुरू हुई, तो ये 2 में डिवाइड होना शुरू हुआ, और होते 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 प्रोसेस होते होते देखो लास्ट में जाके 2 में डिवाइड हो गया, तो इसको कहते हैं हम डिवीजन। तो ये भाई देखो यहाँ पे हमने इसका 2 में ही डिवीजन दिखाया, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा 2 में ही टूटता है ना, एक सेल 2 में भी टूट सकता है, 3 में भी, 10 में भी टूट सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है। लेकिन आप इतना जान लीजिए सेल का जो डिवीजन का प्रोसेस होता है उसमें सेल की ग्रोथ होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, इनका मेन फंक्शन बताओ। ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने लिखा भी हुआ है, गोल्गी अपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, 3 चीज के फंक्शन बताने। देखिए पहले ER का फंक्शन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, ठीक है। इन रफ ER, अब देखो ER भी 2 टाइप के होते हैं, तो कह रहा है इन रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस, ये सिंथेसाइज करती है किस चीज को, ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो किस में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी किस तरह की, रफ वाली में होता है, ठीक है। वाइल स्मूथ ER, स्मूथ ER में क्या होता है, सिंथेसाइज लिपिड्स, वो क्या करती है, लिपिड्स का सिंथेसिस करती है, एंड हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द सेल। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम, यानी उनको लेस हार्मफुल यानी कि हार्मफुलनेस उनमें से निकालने का काम करते हैं, कौन, स्मूथ आपके ER। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, गोल्गी अपरेटस पे चलते हैं। तो गोल्गी अपरेटस के बारे में बात कर रहा है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्टिंग एंड करेक्टली, है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, यहाँ पे आएगा, एंड करेक्टली सिपिंग द फैट्स, और क्या करते हैं भाई वो सॉर्टिंग करने के लिए करेक्टली सिपिंग, सॉर्टिंग मतलब जैसे आपके पास 10 चीजें, उनमें से आपको 4 सेलेक्ट करनी है, छाटनी है भाई कौन सी ज्यादा बेटर, तो उसके सॉर्ट आउट करना है, सॉर्ट लिस्ट करना है, एक तरह से आप कह सकते हैं। शॉर्टिंग करना और सिपिंग यानी किसको कहाँ भेजना है, ठीक है, ये सिपिंग करने का काम कौन करता है, सिपिंग, और किस चीज को सिपिंग, फैट्स एंड प्रोटीन्स, फैट्स की सिपिंग, प्रोटीन्स की, और प्रोड्यूस्ड इन द ER, जो कि ER में प्रोड्यूस होते हैं, एंड ऑल्सो हेल्प, और ये इसमें भी मदद करता है किस चीज में, इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, यानी कि गोल्गी अपरेटस लाइसोसोम की फॉर्मेशन उसको बनाने में भी हेल्प आउट करता है, मदद करता है। चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं, ये किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में लास्ट पॉइंट है, ये शायद पहले भी आ चुका है।
इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, एंड अलाउज सेलेक्टेड सब्सटेंसेस टू पास थ्रू, और कुछ ही पार्ट सब्सटेंसेस को पास होने देती है या इन या आउट होने देती है। ये पार्ट पहले भी आ चुका है। चलिए नेक्स्ट है ड्रॉ ए बेल लेवल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का एक अच्छा सा डायग्राम बनाओ। लिस्ट द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शन भी बताओ, यानी न्यूक्लियस का डायग्राम बनाना है और उसके फंक्शन भी बताने हैं न्यूक्लियस के। अब देखो भाई ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। आप खुद समझो इस चीज को कि भाई जैसे आपसे पूछने लगे इंसान के काम बताओ, ह्यूमन के काम बताओ, तो भाई ह्यूमन क्या है, हाथ हैं, पैर हैं, नोज हैं, ईयर है, इन्हीं सब से तो मिलके बना हुआ, तो इन सब के हम फंक्शन बता देंगे, वो सारे सारे ह्यूमन के ही तो फंक्शन हुए। तो इसी तरह से ये न्यूक्लियस बना हुआ है, न्यूक्लियस में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो सारे पार्ट्स के कुछ पार्ट्स के यहाँ पे फंक्शन बता दीजिए, तो वही फंक्शन हो जाएंगे किसके, न्यूक्लियस के। तो ये डायग्राम भी आपको बनाने की प्रैक्टिस कर लेनी है, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ बनाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बेटा। तो देखिए इसमें क्या है फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यहाँ पे यानी ये वाला चीज जो है इसके बारे में बता रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म को घेरे रहती है, कवर करती है, विच कंटेन क्रोमेटिन फाइबर, और जिसमें क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर होता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, क्रोमेटिन फाइबर के बारे में बात करेंगे अब, ठीक है भाई। क्रोमेटिन फाइबर को ले आओ, इसमें क्या होता है, ये क्या काम करता है, क्रोमेटिन फाइबर्स कैरी जीन्स, क्रोमेटिन फाइबर के पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, और जीन्स क्या काम करते हैं, विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, जो कि ट्रांसफर करने का काम आते हैं जीन्स की कैरेक्टरिस्टिक को, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस सिंथेसाइज प्रोटीन, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोलस, ये क्या काम करता है, ये सिंथेसिस करता है किस चीज का, सिंथेसाइज करता है किसको, प्रोटीन को, ठीक है, ये फंक्शन है इसका। नेक्स्ट न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स क्या करते हैं, पोर्स का मतलब होता है बेटा छिद्र, होल, बहुत पतले पतले बारीक छिद्र होते हैं। जैसे एक रसगुल्ला आप ले लीजिए, ठीक है, गुलाब जामुन या रसगुल्ला ले लीजिए, व्हाइट वाला अगर लेते हैं आप, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रस भरा होता है, रसगुल्ले में क्या भरा होता है, रस, तो यानी वो पोर से छेदों से होके ही तो जाता है, ठीक है, यानी उसको दबा दीजिए तो रस बाहर आ जाता है, निचोड़ के बाहर आ जाता है, निचोड़ लेते हैं उसको, ठीक है, तो उसमें पोर्स होते हैं, बहुत पतले पतले छिद्र होते हैं, तो उनको कहा जाता है पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स एक्सचेंज लार्ज मॉलिक्यूल, वो क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, प्रोटीन्स और एंड आरएनए, जैसे कि प्रोटीन्स एंड आरएनए बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, किस किस के बीच, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच एक्सचेंज करने का काम करते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, सेल्स वेरी इन शेप, जो सेल्स होते हैं वो वेरी करते हैं, वेरी मतलब घटते हैं, बढ़ते हैं, यानी वेरिएशन देखा जाता है इन शेप्स, उनकी शेप्स में, उनके साइज में, एंड उनके नंबर्स में, नंबर्स मीन्स क्वांटिटी में। एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, इस चीज को एक्सप्लेन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, करते हैं तो देखो भाई सेल साइज में वेरी फ्रॉम माइक्रोमीटर्स टू फ्यू सेंटीमीटर, जो सेल का साइज होता है वो कुछ माइक्रोमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है, जैसे कि वो कह रहा है यहाँ पे, ठीक, तो देखो वो बैक्टीरिया के बारे में कुछ बातें बता रहा है हमको, कह रहा है कि बैक्टीरिया जो कि स्मॉलेस्ट होते हैं, सबसे छोटे होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, इनका साइज जो होता है 0.2 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर। तो आपको बेटा है ना ये डिजिट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया जो होते हैं स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, ठीक है, क्या याद रखना है, बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, यही पॉइंट आपके काम आने वाला है। दूसरा नर्व सेल्स, नर्व सेल्स के बारे में देखते हैं, लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े का मतलब ये थोड़ी ना 10-20 किलोमीटर हो जाएंगे, 100 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक इनका साइज हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट होते हैं, नर्व सेल्स लार्जेस्ट होते हैं, तो इस तरह से इनका साइज वेरी करता है। अब बात करते हैं सेल की क्वांटिटी या उनके नंबर्स के बारे में। तो देखो भाई नंबर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट, ठीक है, इन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन, यानी किस ऑर्गेनिज्म में कितने सेल रहेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता, निर्भर करता है, द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी उसके साइज पे निर्भर करता है। लार्जर द साइज ऑफ द लिविंग बीइंग, जितनी बड़ी लिविंग बीइंग होगी, जितनी बड़ी ऑर्गेनिज्म होगी, मोर नंबर ऑफ सेल, उसमें उतने ही ज्यादा नंबर में सेल होंगे। तो बेटा ये एक बात ध्यान रखना, इसमें ये कहा गया है जितनी बड़ी ऑर्गेनिज्म है उसमें नंबर ऑफ सेल यानी उनकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है, ये बोला गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, आगे चल के फंसोगे यहीं पे है ना, इस पॉइंट को ध्यान से रखना, मैं पूछूंगा आगे चल के। चलिए
शेप्स ऑफ सेल, अब शेप ऑफ सेल्स यानी सेल की शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे ब्लड सेल की बात करें तो ऐसे स्फेरिकल टाइप के दिखाई दे रहे हैं आपको, और स्किन सेल की बात करें तो ऐसे फ्लैट टाइप के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये बोन सेल इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। कार्डियक मसल सेल ये देखो स्पाइंडल की तरह दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की यहाँ पे आपको शेप्स दिखाई गई हैं, ऐसी ऐसी हो सकती हैं, ठीक है। और ये नीचे क्या दिखाया गया, अमीबा दिखाया गया। चलिए बात करते हैं, शेप्स ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन, यानी कि सेल की जो शेप है ये भी किसी बात पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल, यानी सेल का काम क्या है, जैसा जिसका काम वैसी उसकी शेप, ठीक है। तो यानी कि जो सेल होते हैं उनकी शेप उनके फंक्शन पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट, अमीबा हैविंग प्रोजेक्शन, अमीबा के शरीर पे क्या होती है, प्रोजेक्शन होती हैं सेल की, ऊपर क्या होती है बॉडी पे, प्रोजेक्शन, ये उठी हुई उभरी हुई चीजें होती हैं। ऑन देम कॉल्ड सूडोपोडिया, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। अब बेटा यहाँ पे पी साइलेंट है, पर सूडो है ना, पोडिया कहने लगो तो ये सूडोपोडिया इसको बोला जाएगा, पी साइलेंट रहता है। विच उभरे हुए पोर्शन होते हैं, उथले हुए पोर्शन होते हैं, जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं। विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, यानी जो उसको चलने में मदद करती है, हेल्प करने में, यानी ये रगड़ते रगड़ते घिसड़ते हुए चलता है ना, धीरे धीरे मोशन करते हैं, ठीक है। तो मूव करने में मदद करती है, फीडिंग खाने में मदद करती है, एंड अदर एक्टिविटी, और अदर एक्टिविटीज में भी मदद करती हैं। मसल सेल्स की बात करें तो भाई मसल सेल्स क्या करते हैं, हैविंग स्पाइंडल शेप, कैसी होती हैं वो, स्पाइंडल शेप्स की होती हैं, ठीक है। तो देखो भाई ये कार्डिक मसल की बात कर रहा है, ये स्केलेटल मसल की बात कर रहा है, तो ये कैसे स्पाइंडल, जैसे रोड होती है ना, आपने देखा होगा रोड जो घूमती है ना, उस टाइप की स्पाइंडल शेप की होती है। नेक्स्ट है नर्व सेल, नर्व सेल के बात करें या इसको न्यूरॉन्स भी कहते हैं, तो देखो ये नर्व सेल न्यूरॉन्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये कैसे होते हैं, एलोंगेटेड, खिंचे हुए, लंबे होते हैं इनकी शेप, ठीक है। स्किन सेल की बात करें, स्किन सेल कैसे होते हैं, फ्लैट एंड ब्रॉड, फ्लैट होते हैं, बिल्कुल गद्दे की तरह फ्लैट है ना, देखो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कुछ शेप्स वगैरह इसकी दिखाई गई थी। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं स्टूडेंट्स, हॉट्स क्वेश्चन। चलिए इन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। वाई आर सेल्स कंसिडर बोथ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल्स को कंसीडर किया गया, माना गया है, बोथ दोनों तरह से माना गया, कैसे, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है, फंक्शनल यूनिट भी होती है ऑफ लाइफ। तो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है भाई क्यों ऐसा है, ये बताइए आप कि सेल भाई स्ट्रक्चरल यूनिट भी होती है और फंक्शनल यूनिट भी होती है, क्यों। तो कह रहा है द सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज, कारण क्या है इसका, क्यों कहा गया है, बिकॉज, कारण क्या, देखिए सुनिए, ऑल लिविंग बींग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सेल, हम जानते हैं कि सभी लिविंग बींग सेल से बनी होती है, यानी बिना सेल के तो लिविंग बींग हो ही नहीं सकती। एंड सेल्स आर ऑल्सो असेंशियल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस लाइफ प्रोसेस, और उस सेल को बहुत सारे फंक्शन करने के लिए भी क्या होता है भाई, जरूरत पड़ती है, ठीक है। जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं ऑर्गेनिज्म के, वो सारे काम करने के लिए सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी चाहे उसको शेप बनानी हो, फंक्शन, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चरल और उसके काम करने दोनों के लिए सेल की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए, और फंक्शन क्यों करता है, रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग लाइफ, अपनी लाइफ को चलाते रहने के लिए, इसलिए सेल को क्या कहा गया, क्या कंसीडर किया गया, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है बेटा, ये डायग्राम में एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये डायग्राम में क्या है, एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, कह रहा है स्टडी द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम को देखो, स्टडी करो, इज दिस एन एनिमल सेल और प्लांट सेल, आपको बताना है क्या ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी आप इसको, अगर आप कहेंगे एनिमल कह रहे हो तो क्यों एनिमल कह रहे हो, प्लांट कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो, तो बेटा देखो ये बेसिकली जो डायग्राम है वो किसका है, बैक्टीरिया का डायग्राम है। तो यहाँ पे लिखा गया है दिस डायग्राम इज ऑफ बैक्टीरिया, ये डायग्राम बैक्टीरिया का है। इट हैज सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल होती है, ठीक है, इसके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्लांट्स के पास क्या होती थी, सेल वॉल होती थी, एनिमल के पास तो होती नहीं थी। एंड लेक ऑफ न्यूक्लियस, और जबकि इसके पास न्यूक्लियस की कमी होती है। सो इट इज कंसिडर्ड एज प्लांट कैटेगरी, तो ये इसको हम इसलिए प्लांट कैटेगरी में रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो देखिए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन लिए गए यहाँ पे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है किसमें, प्रेजेंट होता है इन एनिमल सेल। तो भाई एनिमल सेल और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की मदद से तो हम
क्लोरोफिल हुआ करता था, फोटोसिंथेसिस क्या होते थे जो कि प्लांट्स में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट भाई एनिमल सेल में कहाँ से आ गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट क्या, फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीबा इज ए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, बिल्कुल नहीं, गलत बात है, ये तो यूनिसेल्युलर होता है। चलिए सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, लाइसोसोम डाइजेस्ट ऑल बर्न आउट सेल्स, यानी लाइसोसोम डाइजेस्ट कर जाता है, खा जाता है सभी जले भुने, है ना, जले भुने का मतलब जो बर्न हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन सेल की बात कर रहा है, तो बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है, या आप कहते हैं अपने सेल्स को मार लेता है, ठीक है, तो इसको कह सकते हैं कि हाँ ये बात ट्रू है, तो थर्ड वन इज ट्रू। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लार्ज एनिमल्स हैव लार्ज साइज ऑफ सेल्स, बिल्कुल गलत बात बेटा, हमने कहा था, मैं कहा था कि ये पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, तो हमने कहा था कि जो लार्ज एनिमल्स होते हैं उनमें सेल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ये नहीं बोला गया था कि सेल का साइज बड़ा होता है या छोटा होता है, तो ध्यान रखना है, ये बोला गया था लार्ज एनिमल्स हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेल, ठीक है, साइज नहीं बोला था, ठीक है, तो रॉन्ग है, फॉल्स है, ठीक है, तो ये आपको धोखा देने के लिए क्वेश्चन है, और मैंने इसलिए कहा था आपसे कि यहां पे हम देखेंगे इस चीज को। चलिए फिफ्थ पॉइंट, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, क्या बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो बिल्कुल ट्रू बात है, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। चलिए क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, चलिए, है ना, ऑर्गेनाइज नहीं होता। ओके सिक्स पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है बेटा, अभी तो बताया उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता ऑर्गेनाइज, ठीक है, तो कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, क्या उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, तो गलत बात है ना, फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट के पास ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं क्या, तो हमने बताया था बेटा जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात नहीं कर रहा, किसकी, क्रोमोप्लास्ट की, तो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनके पास नॉन ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, और जो कि फ्रूट के और फ्लावर के कलर को डिसाइड करने के लिए यूज होते हैं, तो सेवेंथ वाले का क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। नेक्स्ट, जीन्स आर एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर अवर बॉडी, तो जीन्स जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, यूग्लिना इज एन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होती है, गलत बात, ये क्या है, ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है, यूग्लिना इज ए यूनिसेल्युलर मैकेनिज्म, या सॉरी क्या होती है, ऑर्गेनिज्म होती है जिसमें एक ही सेल होता है। टेंथ लास्ट ट्रू फॉल, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू, ठीक है, लंग्स हो गया यहाँ पे एन और लगा लीजिएगा, ठीक है, लंग्स टू टिश्यूज, बिल्कुल सही बात है, रेड ब्लड सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, तो ये पॉइंट सही, यानी हमने यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स देखे, कुछ आपकी बुक में थे और कुछ आपकी बुक में नहीं भी थे, फिर भी यानी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। इसी तरह से देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, क्या देखने वाले हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए तो फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं भाई, क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन, द टर्म सेल वॉज गिवन बाई, ये जो टर्म है सेल, ये वर्ड जो है ये किसने दिया था, तो उसका सही नाम क्या बेटा, सोचिए जल्दी से बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं हम लोगों को, ठीक है, चलिए कमेंट करते रहिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, क्या नाम है, रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल के बारे में सेल वर्ड दिया था। चलिए सेकेंड है, डॉट 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 इज ए सेट ऑफ फिलामेंटस डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो क्या होता है भाई, ठीक है, सेट ऑफ फिलामेंटल डीएनए मॉलिक्यूल, यानी डीएनए मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका एक सेट होता है, कौन होता है, क्या होता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो राइट आंसर है बेटा इसका क्रोमेटिन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो उत्तर चलते हैं, अमीबा इज, ठीक है, तो अमीबा इज आपको बेसिकली बताना है यूनिसेल्युलर है कि क्या है ये, मल्टी सेल्युलर, तो राइट आंसर, अभी अभी हमने जस्ट स्टडी किया था इस चीज को, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूडोपोडिया कैन बी सीन इन, सूडोपोडिया कैन बी सीन किसमें देखा जा सकता है भाई, जिसमें होगा तभी तो देखोगे, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी अभी जस्ट डिस्कस किया हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही, अमीबा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डॉट 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 इज सेलेक्टिवली permeable and plays an important role in entrance and exit of substances, यानी कि ये परमिएबल होती है, परमिएबल मीन्स जिससे थोड़े सब्सटेंसेस गैसेस वगैरह आर पार हो सकें, यानी वहां पे ये इसको
अलाउ कर दे, ठीक है, इसको इन एंड आउट होने के लिए अलाउ कर दे, ठीक है। एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको क्या कहते हैं, हमने इस चीज के बारे में अभी पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन ये काम करती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सेल मेम्ब्रेन। चलिए अब चलते हैं मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग पे चलते हैं। तो ये आपकी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, तो हम लेके आए हैं इनके लिए एडिशनल क्वेश्चन हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, यूनिसेल्युलर सेल। तो ये चीजें हमने लिखाई थी आपको जब कहा था कि आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना है स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ये सब याद रखने के लिए कहा था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई जो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो होता है आपका बैक्टीरिया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। और जो लार्जेस्ट होता है वो होता है नर्व सेल, ठीक है, क्या होता है, लार्जेस्ट इज नर्व सेल। और यूनिसेल्युलर क्या होता है, ये होता है आपका पैरामीशियम। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सेल, क्लोरोफिल, माइटोसिस। अब देखो भाई कुछ याद रहे ना रहे, ये क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट और फोटोसिंथेसिस ये तो आपको याद ही हो गया, इतनी बार आप सुन चुके होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब डेफिनेटली क्या है भाई, डाइजेस्टिव सेल। तो डाइजेस्टिव हमने क्या कहा था कि लाइसोसोम सेल को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये क्या होते हैं, लाइसोसोम। एंड लास्ट वन इज माइटोसिस, दैट इज सेल डिवीजन। तो जब बाइनरी सेल डिवीजन होता है यानी एक के दो, दो के चार सेल, यानी एक सेल दो में टूटता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, पर्टिकुलर इस प्रोसेस को बोला जाता है माइटोसिस, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम बार बार आया जा रहा है तो पहले इसी को मिला देते हैं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ये भी सबको याद होगा। और अब बात आती है लास्ट की न्यूक्लियस, इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। चलिए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोस्कोप, ड्राई माउंट, वेट माउंट। तो देखिए माइक्रोस्कोप से क्या काम करते हैं भाई, माइक्रोस्कोप से करते हैं व्यू ऑर्गेनिज, ऑर्गेनिज को देखने के काम आते हैं, जो ऑर्गेनिज छोटी होती है उनको देखने के काम आते हैं। अब बचे ड्राई माउंट, वेट माउंट। तो हमने कहा था वेट माउंट मतलब वाटर और ड्राई माउंट मतलब नो वाटर। तो आप समझ जाइएगा, ये तो हमें सर यहाँ पे तो वाटर वाटर का कुछ दिया नहीं है, अब क्या करें, ठीक है। तो वेट है, गीला है, तो आप समझो भाई वाटर फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है पेड़ पौधों में, तो समझो कैसे है वो, लाइव है, मतलब इस तरह से लिंक कर सकते हैं ना, एग्जैक्टली। तो आप कह सकते हैं कि जो वेट माउंट होते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं, तो वेट माउंट यूज किए जाते हैं आपके लाइव ऑर्गेनिज्म के लिए, किसके लिए, लाइव ऑर्गेनिज्म के लिए। और ड्राई माउंट किसके लिए यूज किए जाते हैं, वो आपके डेड ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लास्ट पॉइंट है मसल सेल, नर्व सेल, स्किन सेल, ठीक है। अब देखो बेटा इनकी यहाँ पे शेप दी है ना, नर्व सेल, स्किन सेल। अब स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नहीं पूछा है, क्या पूछ रहा है, उनकी शेप पूछ रहा है, ठीक है। अब शेप से क्वेश्चन बन गया है, तो देखिए क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई मसल सेल के बारे में बात करते हैं। मसल सेल क्या होती है, तो मसल सेल कैसी होती है, स्पाइंडल शेप की होती है। जबकि स्किन सेल कैसी होती है बेटा, स्किन सेल की बात करें तो स्किन सेल होती है बिल्कुल फ्लैट एंड ब्रॉड। कैसी होती है, फ्लैट एंड ब्रॉड, गद्दे की तरह है बिल्कुल। और नर्व सेल कैसी होती है, और नर्व सेल होती है यहाँ पे एलोंगेटेड। नर्व सेल कैसी होती है हमारी, एलोंगेट, लेंथ होती है उनकी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको मिला सकते थे, ठीक है, इस तरह से हम इनको मैच कर सकते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स्ट्रा एमसीक्यू यानी आपके बायो साइंस से हट के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, विच रेंडर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विद इन आवर बॉडी। रेंडर्स मीन्स रोकता है, मतलब प्रिवेंट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होने से विद इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में। कौन रोकता है, कह रहा है कार्बन रोकता है, कार्बन डाइऑक्साइड रोकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या ऑक्साइड रोकता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर आप ज़्यादा बार सांस लेते रहें, कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में जाता रहे, तो आपका दम घुटने से मृत्यु हो सकती है, ठीक है। आपको यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं तो मृत्यु हो सकती है बहुत जल्दी, तो बहुत ज़्यादा हैजार्डस होता है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट क्लोरोफिल इज फाउंड इन, क्लोरोफिल पाया जाता है। अरे भाई परेशान हो चुके हैं इस क्वेश्चन को देखते देखते, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो कह रहा ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, ओनली इन ड्राई प्लांट्स, बोथ ए एंड बी, ड्राई प्लांट्स में भी और उसमें भी।
तो भाई राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दूसरे का, ओनली इन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन मतलब जिसमें लाइफ होती है, यहाँ पे ध्यान रखिए ग्रीन का मतलब है लाइफ होती है जिसमें, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग वेट स्लाइड, गीली स्लाइड बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने कहा वाटर की होती है। अब सब कह रहे हैं सर हाँ वाटर वाटर बताया था, गीला मतलब वाटर, तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ी ना दिया हमने। देखिए वाटर इज रिक्वायर्ड, पानी की रिक्वायरमेंट होती है, कह रहा ग्लिसरीन की रिक्वायरमेंट होती है, कह रहा बोथ ए एंड बी, यानी वाटर की और ग्लिसरीन की दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, और कह रहा नन ऑफ दी, दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बेटा आप ध्यान रखिए यहाँ पे वाटर और ग्लिसरीन में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। थर्ड वन, द फुल फॉर्म ऑफ ई आर। अब देखिए ई आर की फुल फॉर्म भी पूछ ली, कल को आपसे डीएनए की फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब वर्ड ध्यान रखने हैं। एनर्जी रेशो, कह रहा है कि ईआर को एनर्जी रेशो कहते हैं, कह रहा है एनर्जी रेट कहते हैं, कह रहा है एनर्जी रेन कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटायर सीक्वेंस ऑफ जीन्स एंड बेसिस इज कॉल्ड। जो एंटायर सीक्वेंस होता है जीन्स का, ठीक है, एंड बेसिस और बेसिस का, इसको हम क्या कहते हैं, कह रहा है कि जीनट्स कहते हैं। दूसरा, पहला जीनट्स, दूसरा जीनोम, तीसरा कह रहा जेंडर, और फोर्थ कह रहा जेनेरोसिटी। अब क्या कहते हैं भाई, है ना, सारी एक जैसे देने, जी 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 से बनने वाली सारी चीजें दे देंगे। अब भाई है ना कंफ्यूज कर दिया, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा जीनोम। ठीक है, नेक्स्ट, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो फूड को स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता है ये बताइए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा फैट्स की फॉर्म में, सेकंड कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, थर्ड प्रोटीन की फॉर्म में, और डी कह रहा सभी की फॉर्म में, यानी सभी की फॉर्म में वो कर सकता है। तो 6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इन सभी की फॉर्म में वो स्टोर करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, यानी सेल का कौन सा नॉन लिविंग पार्ट होता है। आप कहेंगे सर सेल में नॉन लिविंग चीज भी होती है क्या कुछ, ठीक है, वेरी गुड। तो देखते हैं, कह रहा कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे आ जाएगा ए आपका, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। और नेक्स्ट इज सेल वॉल। अब आप खुद सोचो, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, सेल का नॉन लिविंग पार्ट कौन सा होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल। तो राइट ऑप्शन है बेटा सेल वॉल। 7 का क्या हो जाएगा डी, सेल वॉल। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स हैज इट्स ओन डीएनए, किस ऑर्गेनल के पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो बेटा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 8 का डी ऑप्शन इज राइट। टिश्यू कंबाइंड टू फॉर्म, टिश्यू कंबाइंड होते हैं टू फॉर्म, क्या बनाने के लिए, यानी बहुत सारे टिश्यू को जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए तो क्या चीज बन जाएगी। कह रहा है कि न्यूक्लियस बन जाएगा, सेल्स बन जाएंगे, ऑर्गन बन जाएगी, या ऑर्गन्स बन जाएंगे। तो राइट आंसर है ऑर्गन बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है ऑर्गन्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन। जो सेल प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो डिफर होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, किस तरह से। कह रहा है कि नंबर्स में अलग होते हैं, ओके हो सकते हैं, शेप्स में अलग हो सकते हैं, भाई शेप्स में भी अलग हो सकते हैं, साइज में अलग होते हैं, साइज में भी हो सकते हैं। तो राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी इन सब कंडीशन में वो अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे क्वेश्चन करने की कोशिश की। तो बेटा ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और आपको आगे पढ़ने के नज़रिए से भी, है ना, आपकी स्टडीज़ के लिए, नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी तरह से देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र, ठीक है। तो और भी वीडियो हम इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय